Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे आप पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट इफेक्टिव हायरिंग का ABC एंड टिल Z तक जो मॉडल एंड माइंडसेट है वो कैसे इस्तेमाल होगा और वो कैसे हमें इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना चाहिए फ्रॉम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव टिल द आउटकम एंड इम्पैक्ट। हमें इस ABC मॉडल को कैसे इस्तेमाल करके कंप्लीट इम्पैक्ट एंड आउटकम क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, आज हम वो सीखेंगे। और सीखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ABCDEFGH टिल Z तक जो मॉडल है वो पूरा मॉडल टेस्ट गुरिल्ला की तरफ से डेवलप किया गया है और जिस शख्स ने ये मॉडल डेवलप किया उसका नाम है वूटर डरवाइल है। और वूटर डरवाइल साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ABCD मॉडल बनाया इफेक्टिव हायरिंग के लिए, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो को फाउंडर नेटफ्लिक्स हैं उन्होंने एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट कही है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर एम्प्लॉइज, a perk better than foosball or a fresh sushi, is hire only A players to work alongside them. कभी कभी हम जब लोगों को हायर करते हैं उनको हम बताते हैं कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट होगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट होगा, या खेलने कूदने के लिए आपके पास जगहें मौजूद हैं, या फ्री हम फूड ऑफर करते हैं। इससे 1000 गुना बेहतर ये है कि आप किसी एम्प्लॉय को हायर करें और उसके साथ ए प्लेयर मतलब जिसको मैं कहता हूँ 150% परफॉर्मर को साथ रखें। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन पर्क है रादर देन फ्री मील एंड अ बेटर सैलरी एज वेल। हर बंदे का अपना एक कॉन्सेप्ट है। जब आप ए प्लेयर के साथ काम करते हैं तो आपके करियर की ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। अगर गलती से भी आप किसी ऐसे बंदे के अंडर में काम कर रहे हैं जो 10 साल 8 साल से खुद ग्रो नहीं हुआ, उसके अंडर में काम करेंगे तो वो कैसे आपको ग्रो करवाएगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी, जो आपकी फ्यूचर रियलिटी है उसमें भी बहुत इम्पैक्ट होगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपसे बात करेंगे टेस्ट गुरिल्ला के जो ऑथर हैं, टेस्ट गुरिल्ला के जो आर्टिकल राइटर हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैं ए का मतलब बी का मतलब जो हायरिंग में इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसको हम समझेंगे, और उसको समझने के बाद हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे इस मेथडोलॉजी को दोनों वे से, यानी कि ए साइड एंड बी साइड, मतलब टू एंड फ्रो करके समझना है। बीइंग एन एम्प्लॉई ये मुझ पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, बीइंग एन एम्प्लॉयर ये मुझ पे कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो इस पूरे नज़रिए को वैसे समझना है। तो आइए अब बात करते हैं कि हमारे इस मॉडल में ए का मतलब क्या है और इस मॉडल में हमारे पास बी का मतलब क्या है। द ABCs ऑफ इफेक्टिव हायरिंग, उसमें ए का मतलब है द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई न्यू स्किल्स। ए फॉर एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमें जो है वो स्किल्स का एक प्रोग्राम तैयार करना चाहिए जिसमें उसकी बेसिक्स जो स्किल हैं वो हम जज कर सकें, वो हम इवैल्यूएट कर सकें। बेसिक स्किल वर्ड का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेसिक फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज जो है वो कैसे लर्न होंगी। अगर मैं बात करता हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स हैं उन डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हैं, जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं, नॉन कोर डिपार्टमेंट है। कोर डिपार्टमेंट मींस जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, नॉन कोर डिपार्टमेंट्स जो इनेबलर हैं और जो उस कोर डिपार्टमेंट को चलाने में उसकी मदद कर रहे हैं। तो इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम होता है, उसके बेसिस पे एक छोटा सा असेसमेंट तैयार किया जाए। उसके अंदर फाइनेंस का एक छोटा सा असेसमेंट हो, इंग्लिश लैंग्वेज का हो, मैथमेटिक्स का हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का हो, IT का हो, ईमेल राइटिंग का हो, ताकि आप उन लोगों को एवैल्यूएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन बेसिक कॉम्पिटेंसीज विच इज कॉल्ड द फंक्शनल कॉम्पिटेंसी एज वेल। और एप्टीट्यूड के अंदर न्यू स्किल वर्ड का मतलब है जो बंदा हमारे पास आ रहा है, क्या वो सोशल मीडिया प्रो है, क्या उसको AI की नॉलेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग रखता है नहीं रखता, या फिर वो थोड़ा सा मैनुअल माइंडसेट है जहां से वो पढ़ के आया है
वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते थे। सब लोग बात करते थे कि जैसे आपको सिखाया जा रहा है आप वैसा माइंडसेट रखें। ठीक है जी। तो न्यू स्किल्स क्या हो सकते हैं, जिसमें हम डिजिटल लर्निंग कह सकते हैं, ई लर्निंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर एआई बिल्ट इन क्वेश्चंस हो सकते हैं। साइकोमेट्रिक के थ्रू हम उनकी परसेप्शन और माइंडसेट को भी मेजर कर सकते हैं। तो ए मीन्स द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, और एप्टीट्यूड बनाते वक्त आप अपने आप को मत रखिएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी वर्किंग इन दिस एनवायरमेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा कैंडिडेट कहाँ से आ रहा है और मुझे कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है एट अ बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल। When you jot down all these things, trust me, your hiring process will be an effective hiring process. Let's talk about the B part of effective hiring is the behavior. Evaluate behaviors that predict success in the role. When we talk about the behaviors, कभी भी हम इसको इतना अच्छे से quantify नहीं कर सकते। जो behaviors हैं, थ्रू पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड थ्रू साइकोमेट्रिक असेसमेंट हम थोड़ा सा बिहेवियर जज कर सकते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर्स को हम एवेलुएट कर सकते हैं कौन सा बिहेवियर रखता है। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमारा बिहेवियर ख़राब था, या हमारा बिहेवियर गलत था, या हमारा बिहेवियर किसी काम का नहीं था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द आंसर टू द क्वेश्चन इज बिहेवियर ख़राब हो ही नहीं सकता, बिहेवियर गलत हो ही नहीं सकता। जो मेरी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी उस जॉब की रिक्वायरमेंट, बस आप उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे। जब आप पूरा नहीं उतर पा रहे तो आप अकॉर्डिंग टू माई जॉब, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू माई रियलिटी, यू आर नॉट फिट फॉर दिस रोल। तो वो बिहेवियर्स आपके मुझसे मीट नहीं हो रहे, ख़राब बिहेवियर नहीं है। अगर आप स्लो लर्नर हैं, वीक लर्नर हैं, आप एक्स्ट्रा माइल काम नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज़ योर पर्सनल द हंगर फॉर द ग्रोथ। आपकी जितनी भूख की जितनी आपकी आगे बढ़ने की भूख है, ये डिसाइड करती है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। तो बिहेवियर को थोड़ा सा और जॉट डाउन करते हैं। मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जिक्सॉ डिस्कवरी टूल। उसके थ्रू हम ये बता देते हैं कि आपका कौन सा बिहेवियर, आपका रेड बिहेवियर है, आपका येलो है, आपका ग्रीन है, और आपका जो है वो रेड बिहेवियर है। सो इन चारों बिहेवियर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको मज़ीद एवेलुएट करते हैं कि अगर आप रेड बिहेवियर हैं तो आप गो गेट अ कैटेगरी के अंदर, अगर आपका ब्लू बिहेवियर है तो आप थोड़ा सा नंबर गेम और प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट है, अगर आप ग्रीन कैटेगरी के अंदर है थोड़ा सा हम्बल है, पीपल ओरिएंटेड है रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। उसके बाद आप येलो कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मतलब आप बहुत क्रिएटिव हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। इन चारों बिहेवियर्स को मद्देनजर रखते हुए वी नीड टू डिसाइड टू evaluate those behaviors. For example, ये चारों बिहेवियर्स किसी के अंदर इक्वली हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। किसी का लेवल ऑफ कलर डोमिनेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। जिस कलर में वो डोमिनेंट हो उस तरह की जॉब्स अगर उसको ऑफर की जाए तो इसको कहते हैं कि वो कंप्लाई करता है आपके हिसाब से जो बिहेवियर आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ रेड पर्सनैलिटी, आई एम अ येलो पर्सनैलिटी, सो ऑल द टाइम आई एम हाईली एनर्जेटिक एंड पैशनेट, आई ऑलवेज थिंक न्यू थिंग्स, मैं रिपीटेटिव काम इतना बिलीव नहीं करता। तो मेरी टीम जो मेरे नीचे काम कर रही है उसको रेड बनना पड़ेगा, रॉन्ग। रेड हैं तो मेरे साथ चल पाएंगे, या फिर स्विच कर दें, अगर वो ग्रीन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, अगर वो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो मेरे बिहेवियर के मुताबिक काम कर रहा है। समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स मुझे भी थोड़ा सा टिल्ट डाउन होना पड़ेगा, बट बीइंग एट द सीट, एट अ ड्राइविंग सीट, एट स्टीयरिंग मेरे हाथ में अगर है तो मुझे फिलहाल अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए मुझे रेड कैटेगरी के लोग चाहिए होंगे। क्या हमेशा रेड रहना है? नहीं है। रेड रहना है टू मीट द डेडलाइंस, रेड रहना है टू अचीव द टारगेट्स, और येलो बनना है व्हेन वी हैव टू डिलीवर समथिंग न्यू। अदरवाइज द कंपैटिबिलिटी ऑफ बिहेवियर वोंट बी इन सच अ डायरेक्शन जहां पर हम आगे ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर पाएंगे। सो इन अ नटशेल, फॉर बिहेवियर्स, डू नॉट जज द पीपल बेस्ड ऑन योर स्टेरियोटाइपिंग, बेस्ड ऑन योर माइंडसेट, बट allow people to be the part of those assessments which I already talked about, जिसका नाम था जिक्सॉ डिस्कवरी टूल, या फिर आप कर सकते हैं मायर्स एंड ब्रिग्स, डिस्क कर सकते हैं, और बहुत सारी ज़बरदस्त असेसमेंट्स मौजूद हैं, उसके थ्रू आप लोगों को एवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को खुद अभी मेजर करना चाहते हैं, अपने आप के बिहेवियर्स जो है वो एवेलुएट करना चाहते हैं बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, प्लीज़ डाउनलोड साइको 40+, जहाँ पर 40 से ज़्यादा असेसमेंट्स आपको मिलेंगे और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ये दो तरफ होगा। एम्प्लॉयर को समझना पड़ेगा कौन से असेसमेंट करवाऊं ताकि बिहेवियर्स एवेलुएट कर सकूं, और कैंडिडेट्स को समझना पड़ेगा कि कौन सी जॉब मुझे ऑफर की जा रही है और उस जॉब के क्या बिहेवियर्स रिक्वायर्ड हैं।
आइए जी बात करते हैं ABCs ऑफ इफेक्टिव हायरिंग के C पर। डिफाइन एबिलिटीज नीडेड फॉर ईच रोल। जब हम सी वर्ड की बात करते हैं तो उसमें जो ना बेसिकली कॉम्पिटेंसीज की बात आती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसी इट मीन्स KSA, द नॉलेज ऑफ द रोल या नॉलेज ऑफ अ कैंडिडेट जो उस रोल के लिए चाहिए। उसके बाद S है, S स्टैंड्स फॉर स्किल्स, A फॉर एबिलिटी या फिर एटीट्यूड भी कह सकते हैं। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो रोल की रिक्वायरमेंट है क्या वो उस कैंडिडेट को उसकी नॉलेज है। अगर उस रोल की नॉलेज है उसके पास तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्लियर करेंगे। इट मीन्स ही इज अ बेसिक फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। अच्छा, रोल की नॉलेज है, क्या उस रोल को इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके उस काम को परफॉर्म कर सकता है। मीन्स एक्शनेबल्स हम अगर उसको चेक करें तो इट मीन्स ही हैज अ नॉलेज ऑफ फाइनेंस बट ही हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट दैट फाइनेंस नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल थिंग्स कि वहाँ वो नेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना सकता है, बैलेंस शीट क्रिएट कर सकता है, लेजर्स को कंप्लाई कर सकता है, एडजस्टमेंट बना सकता है, पेबल्स रिसीवेबल्स की उसको अंडरस्टैंडिंग है और उसको एग्जीक्यूट करके जो बीच में थर्ड पार्टी है, बीच में सेकंड पार्टी है, उसके दरमियान वो सारे काम परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद उसको जो कंपनी का जो सिस्टम है, ERP सिस्टम है, SAP सिस्टम है, उसको भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इट मीन्स ही हैज ए स्किल टू रन दैट बिजनेस। एंड लास्ट इसका जो वर्ड है कॉम्पिटेंसीज का वो क्या है? एबिलिटी। नाउ ही हैज अ नॉलेज एंड स्किल एंड ही हैज एबिलिटी टू थिंक फ्रॉम दिस माइंड एंड थिंक फ्रॉम दिस ब्रेन कि मैं अगर सिचुएशन डिफरेंट आए उसको कैसे डील करूं। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए 3 और 5 8 होते हैं, 4 और 4 मुझे बॉस ने सिखाया ही नहीं था, या 2 और 6 बॉस ने पढ़ाया ही नहीं था, 1 + 7 बॉस ने कभी मुझे बैठ के सिखाया नहीं था। ये जो है ना वो क्या है? इट्स अ नेगेटिव एटीट्यूड, इट्स अ नेगेटिव बिहेवियर जो आप शो करते हैं। तो इसका मतलब आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। सो एबिलिटी मीन्स ट्रांसफॉर्म नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्म स्किल्स and to be able to handle the situation of that knowledge and skills as well. So आइए जी हम बात करते हैं अभी इफेक्टिव हायरिंग के D पर जो हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। बाकी जितने भी हमारे लेटर्स हैं उसको अगली वीडियो में ऑलरेडी नहीं आने वाले वक्तों में हम इसको कवर अप करेंगे। So D is basically diversity, ensure a wide range of background and perspectives. जब भी कैंडिडेट को हम हायर करेंगे तो हम ये देखेंगे ये कैंडिडेट कहाँ से आ रहा है, उसका वाइड एक्सपीरियंस देखेंगे। अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स है तो हम ये देखेंगे कि इसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, उस प्रोजेक्ट्स में किस तरह की पार्टिसिपेशन की है। तो थ्रू स्टार टेक्निक, सिचुएशन, टास्क, एक्शंस एंड रिजल्ट वाली जो क्वेश्चन मेथडोलॉजी है उससे हम जज करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है तो हम देखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और माहौल क्या था, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं लेकर आ रहा हूँ वहाँ पर कौन सा माहौल है। कुछ लोग बहुत ही जल्दी से फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी के थ्रू वो बड़ा जल्दी से मिंगल हो जाते हैं, और कुछ लोगों को सालों लग जाता है, वो कभी भी इंटरमिंगल ही नहीं कर पाते। वो तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द वाइड रेंज ऑफ अ बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव, किस बैकग्राउंड से आ रहा है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं सेटोनॉमिक्स, यानी कि सेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के डायनामिक्स अपने होंगे। कुछ सेटोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो MNCs के हिसाब से चलती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ही MNCs, उसमें जो माहौल है। तो जो बंदा ट्रांजिशन करके जिस पर्सपेक्टिव से, जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसको क्लैरिटी से हमें बताना पड़ेगा आवर बैकग्राउंड एंड आवर कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर कल्चर। आप सवाल पूछें कि इस तरह का अगर आपको कल्चर मिले, मीन्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ABC टाइप का कल्चर मिले तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉम हिज आईज एक्सप्रेशंस, फ्रॉम हिज फेशियल एक्सप्रेशंस यू कैन मेजर कि ये बंदा हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चल पाएगा या नहीं। अगर हम इस तरह की बात नहीं करेंगे तो वो आके अपना एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से जंप लेगा, आपकी कंपनी में पार्किंग करेगा, पार्किंग में थोड़ा सा स्टे करेगा, अच्छी सी पोजीशन बनाएगा, देन ही विल मूव फॉर बेटर ऑप्शंस। सो इससे पहले कहीं वो फैसला कर दे, आप अपने लिंक्डइन पेजेस के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ड्यूरिंग योर वर्क इन्वायरमेंट, प्लीज पोर्ट्रे कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर यू ऑफर। अगर इससे भी आप नहीं कर सकते, ड्यूरिंग इंटरव्यू आस्क सच क्वेश्चंस, टेल हिम कि व्हाट कल्चर वी हैव, और उसका कल्चर की भी थोड़ी सी आपको एनालिसिस कर दें, अपने कल्चर के बारे में बताएं, और उन दोनों कल्चर को आपस में कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद उस कैंडिडेट की भी हेल्प करें कि आप किस कल्चर से किस कल्चर में हमारे पास आ रहे हैं।
सो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको भी हायरिंग करने में और उसको वहाँ से सेपरेट होने के बाद आपकी कंपनी में काम करने में। अगर हमने ऐसा काम नहीं किया, हमें टैलेंट एक्विजिशन की टाइम टू फिल और ऑफर जो हमारा जॉब ऑफर होता है या जो एक्सेप्टेंस रेट होता है वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन टर्नओवर रेट भी आपका बढ़ेगा। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, सो यू नीड टू do the analysis on the diversity and background understanding कि कहाँ से कैंडिडेट आ रहा है और कहाँ पे वो जा रहा है। ठीक है जी, तो बात करेंगे हम मजीद जो हमारे इंग्लिश लेटर्स हैं जिसमें E, F, G, H है, उसको अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक आप ये 4 लेटर्स समझ लें जिसका नाम था क्या, ABCD ऑफ इफेक्टिव हायरिंग। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।